नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नोइया आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूं और उस टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता 1921 ईस्वी में जब तक दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं की थी, उससे पहले तक यही मानना था कि सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता है। लेकिन दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में जब हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी तो उससे पता चला कि वैदिक सभ्यता से पहले भारत के अंदर एक और सभ्यता आ चुकी थी और उस सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में एक और सभ्यता आई जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में सबसे पहली बात यह कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता जो थी वह वेदों पर आधारित थी। वैदिक सभ्यता जो थी वह वेदों पर आधारित थी। किसके ऊपर आधारित थी? वेदों के ऊपर आधारित थी। वेदों की संख्या 4 मानी जाती है। नंबर 1 वेद को कहा जाता है ऋग्वेद या ऋग्वेदिक या ऋग्वेद। नंबर 2 को कहा जाता है सामवेद। नंबर 2 वेद जो आता है उसे कहते हैं सामवेद। और नंबर 3 जो वेद आता है उसे कहते हैं यजुर्वेद। और नंबर 4 जो वेद आता है उसे कहा जाता है अथर्ववेद। यानी 4 वेद आते हैं। इन 4 वेद के अंदर से यह कहा जाता है कि इस सभ्यता को आगे चल करके 2 भागों के अंदर विभाजित कर दिया गया। 2 भागों के अंदर विभाजित कर दिया गया। यानी कहने का मतलब कि एक को कहा गया ऋग्वेदिक सभ्यता और जो बचे हुए 3 वेद थे, इससे संबंधित जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ थे या ये कहे कि आर्य ग्रंथ थे या ये कहे कि उपनिषद थे, यानी उनको कहा गया उत्तर वैदिक सभ्यता। यानी कहने का मतलब क्या है? यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो सभ्यता है इस सभ्यता को हम 2 भागों के अंदर बांटते हैं। यानी बच्चों, जो वैदिक सभ्यता है इस वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों के अंदर बांट करके अध्ययन करते हैं। एक विद्वान था और उस विद्वान का नाम था बच्चों विंटरनित्ज। क्या नाम था? विंटरनित्ज। इस विंटरनित्ज विद्वान ने यह कहा था कि वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को कहा जाता है ऋग्वेदिक सभ्यता, एक को कहा जाता है ऋग्वेदिक सभ्यता और दूसरी जो चीज आती है उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक सभ्यता। क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक सभ्यता। यानी कहने का मतलब मेरा यह है बच्चों कि जो हम बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता की, इस वैदिक सभ्यता का जो समय माना जाता है वह 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 600 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। लेकिन बाद में एक विद्वान आया जिसका नाम था विंटरनित्ज। उस विंटरनित्ज विद्वान ने वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया और जो ऋग्वेदिक सभ्यता यानी जो पहले जो वेद मिलता है ऋग्वेद, उस सभ्यता का समय बताया गया 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में। और जो इसके बाद में चाहे वो सामवेद आया हो, चाहे वो यजुर्वेद आया हो, चाहे वो अथर्ववेद आया हो या इससे संबंधित जो कोई भी ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ आए हो या ये कहीं अन्य ग्रंथ आए हो, उपनिषद आए हो, उनका समय माना गया 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 600 ईस्वी पूर्व। यानी कहने का मतलब कि वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों के अंदर बांट करके अवश्य पढ़ते हैं। सबसे पहला आज हमारा जो वैदिक सभ्यता का पढ़ने का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा ऋग्वेदिक सभ्यता। क्या रहेगा? ऋग्वेदिक सभ्यता। ध्यान से सुनना, क्या रहेगा? ऋग्वेदिक सभ्यता। ऋग्वेदिक सभ्यता। अब देखिए ऋग्वेद, हम 1-2 बातें ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक बात ये आती है कि जो हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की, ऋग्वेद के बारे में पहली बात ये आती है कि ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन क्या माना जाता है बच्चों? वेद माना जाता है। 1 नंबर बात ध्यान से सुनना, वेद जो है वह किस धातु से बना है? विद धातु से बना है और इसका तात्पर्य होता है बच्चों जानना या आप कह सकते हो ज्ञान। यानी इसका अर्थ जो है वो किससे लिया जाता है? जानना या ज्ञान से लिया जाता है।
दूसरी बात यहीं से प्रारंभ करते हैं। कहा जाता है बच्चों की जो वैदिक सभ्यता थी, या ये कहें कि जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी, इस ऋग्वैदिक सभ्यता का प्रारंभ जो है वह किसके द्वारा माना जाता है? आर्यों के द्वारा माना जाता है। इसीलिए इसे कई बार जो है वह क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना वो जाता है। अब देखिए, यानी एक 1847 ईस्वी के अंदर 1847 ईस्वी के अंदर एक विद्वान था बच्चों, और उस विद्वान का नाम था लेसन। यानी लेसन नामक विद्वान के द्वारा सबसे पहले यह कहा गया था कि आर्य जो है वह क्या है? एक जाति है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आर्य एक जाति नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात कि आर्य एक जाति नहीं है। तो क्या है आर्य? ध्यान रखना है, आर्य जो है वह एक बहुरूपीय, ध्यान से सुनना, बहुरूपीय यानी भाषा परिवार समूह है। बहुरूपीय भाषा परिवार समूह है। क्या? आर्य। ध्यान से सुन लेना, क्या? आर्य। ये बच्चों ध्यान से सुनना कि आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है कुलीन। क्या होता है? कुलीन। या इसका अर्थ लिया जाता है श्रेष्ठ से। किसे लिया जाता है? श्रेष्ठ से। या इसे कहा जाता है उत्तम। यानी कहने के मतलब कि मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में यह कहता हूं कि वह व्यक्ति कुलीन है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है, या वह व्यक्ति उत्तम है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि आर्य शब्द जो है वह किसका घोतक है? मैं किसी के गुण के बारे में उल्लेख है वो कर रहा हूं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य जो है वह किसका घोतक है, तो ध्यान से सुन लेना, किसका घोतक है? आर्य शब्द जो है वह गुण का घोतक है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन, श्रेष्ठ या उत्तम। ध्यान से सुनना है कि वेद, या ये कहें कि जो वैदिक सभ्यता थी, या ये कहें कि वैदिक सभ्यता का पहला भाग आता है ऋग्वैदिक सभ्यता। और ऋग्वैदिक सभ्यता के अंदर सबसे प्राचीन वेद से माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। यह शब्द जो है वह विद धातु से बना है, और इसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। एक तो बच्चों ये बात आती है साधारण सी। अब इसके पश्चात मैं आपको जब थोड़ा और आगे ले चलूं तो ये कहा जाता है ऋग्वेद के बारे में हम थोड़ी जानकारी जुटाने का प्रयास वो करते हैं। किसके बारे में? ऋग्वेद के वो इस बारे में। ध्यान से सुनना बच्चों, ये कहा जाता है कि ऋग्वेद के अंदर जो है वह कितने मंडल है। नंबर एक बात आती है, ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? ऋग्वेद के अंदर मंडलों की संख्या आती है 10। ध्यान से सुन लेना क्या बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऋग्वेद के अंदर जो मंडल हैं, इन मंडलों की संख्या आती है 10। दूसरी बात ये कहा जाता है कि ऋग्वेद की जो है वह कितनी शाखाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं। और उन्हीं 5 शाखाओं में एकमात्र शाखा जो है वह साकल शाखा को जीवित शाखा कहा जाता है। साकल शाखा को क्या कहा जाता है? जीवित शाखा कहा जाता है। दूसरी बात, ऋग्वेद की रचना किसी एक विद्वान के द्वारा नहीं की गई। ऋग्वेद की रचना जो है वह किसी एक विद्वान के द्वारा नहीं की गई, बल्कि कहा जाता है कि अनेक ऋषियों ने, कहा जाता है कि अनेक जो ऋषि हैं, इन ऋषियों ने जो है वो अपनी बात या अपने मंत्र जो है वह किस में लिखे हैं? ऋग्वेद के अंदर लिखे। फिर दूसरी बात यही से आती है बच्चों कि इन्हीं 10 मंडलों में से, ध्यान से सुनना, कि इन्हीं 10 मंडलों में से जो सबसे बड़ा मंडल है वह माना जाता है 10वां मंडल। सबसे बड़ा मंडल कौन सा माना जाता है? 10वां मंडल माना जाता है। जबकि सबसे छोटा मंडल कौन सा माना जाता है? दूसरा माना जाता है। दूसरा सबसे जो है वह छोटा माना जाता है, और सबसे बड़ा कौन सा माना जाता है? कि 10वां माना जाता है। अगली बात ध्यान से सुनना कि दूसरे मंडल से लेकर के और 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से लेकर के और 7वें जो एक प्रकार से मंडल है, उन मंडलों को कहा जाता है बच्चों वंश मंडल। क्या कहा जाता है? वंश मंडल के नाम से जाना है वो जाता है। एक बात यह भी आती है कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। यानी इन 10 मंडलों में से पहला, 8वां, 9वां और 10वां कहा जाता है कि इन 4 मंडलों को बाद में जोड़ा गया। क्या किया गया? बाद के अंदर जो है बाद में जोड़ा गया। किसको बाद में जोड़ा गया? ध्यान से सुन लेना, किसको बाद में जोड़ा गया? पहला, 8वां, 9वां
और 10वां, जबकि मूल मंडल कितने माने जाते हैं? दूसरे से लेकर के 7वें तक को माने हो जाते हैं। अगली बात, ऋग्वेद के अंदर बच्चों, ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त है। 1028 क्या है? सूक्त हैं। इन 1028 सूक्तों में से 11 सूक्तों को जो है वह बाल खिल्य सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल खिल्य सूक्त कहा जाता है। 1028 क्या है? टोटल सूक्त हैं। इनमें से 11 सूक्तों को क्या कहा जाता है? बाल खिल्य सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद के अंदर जो मंत्र हैं, ऋग्वेद के अंदर जो मंत्रों की संख्या है वह 10,600 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 10,600 मानी हो जाती है। यह जानकारी मैंने आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाने से पहले जो ऋग्वेद के बारे में जो बेसिक प्रकार की चीजें आती हैं वो मैंने आपके सामने शेयर करने का प्रयास किया। अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन वो करते हैं। पहली बात, नंबर 1 बात ये आती है बच्चों कि ऋग्वेदिक सभ्यता जो है इसका समय माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में। यानी ऋग्वेदिक सभ्यता जो है इसका समय कितना माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के जो एक प्रकार से 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में माना हो जाता है। अगली बात देखिए, छोटी सी बात हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। यह कहा जाता है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बारे में यह कहा जाता है कि ऋग्वेद जो है वह आर्य सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी बच्चों? आर्य सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? आर्य सभ्यता थी। अब आर्य कौन थे, कहां से आए थे, इस प्रकार की बात को लेकर के इतिहासकार एक मत नहीं है। यानी अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अलग अलग प्रकार से मत दिया है। बहुत सारे विद्वानों के बारे में हम बात करते हैं। एक विद्वान आता है बच्चों और उस विद्वान का नाम है मैक्स मुलर। क्या नाम आता है? मैक्स मुलर। इस मैक्स मुलर नामक विद्वान ने यह कहा कि आर्य जो थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। यह इसका क्या है कि मत है। यानी एक विद्वान है जिसका नाम है मैक्स मुलर, उसने ये कहा कि आर्य कहां से आए थे? कि मध्य एशिया से आए थे। एक विद्वान और आता है बच्चों और जिसके बारे में कहा जाता है, जिसका नाम है गाइल्स। क्या नाम आता है? गाइल्स। क्या नाम आता है? गाइल्स। यानी गाइल्स ने आर्यों का जो मूल स्थान बताया था वह बताया था हंगरी। क्या बताया था? हंगरी बताया था। क्या बताया था? हंगरी बताया था। एक विद्वान आता है बच्चों और जिसके बारे में कहा जाता है, जिसका नाम आता है पेनका और हर्ट। पेनका और हर्ट। पेनका और हर्ट विद्वान ने यह कहा कि आर्यों का जो है वह मूल स्थान था वह था जर्मनी। क्या बताया था? जर्मनी बताया था। एक विद्वान आता है बच्चों जिसका नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम आता है? बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम आता है? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक के अंदर यह बताया कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वह था उत्तरी ध्रुव। क्या था बच्चों? उत्तरी ध्रुव बताया था। क्या बताया था? उत्तरी ध्रुव, ऐसा बताया था। बाल गंगाधर जो है वो तिलक की पुस्तक का नाम जो था वह था कि आर्टिक होम इन द वेदाज। आर्टिक होम इन द वेदाज इनकी पुस्तक का नाम था। फिर एक और विद्वान आता है बच्चों और उस विद्वान का नाम आता है दयानंद सरस्वती। क्या नाम आता है? दयानंद सरस्वती। दयानंद जो है वह सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के अंदर यह बताया कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वह क्या था? कि तिब्बत था। क्या था? तिब्बत था। फिर एक और मत आता है बच्चों जो हमें मिलता है एनसीईआरटी के अंदर। और एनसीईआरटी के अंदर यह बताया गया है कि इनका जो मूल स्थान था वह अल्पस पर्वत के पूर्व में जो यूरेशिया है वही इनका मूल स्थान था। बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय दी है, जिस प्रकार हम पढ़ेंगे कि राजवल्लभ पांड्या ने यह कहा कि मध्य देश से आए थे। इसके पश्चात ये पढ़ेंगे कि गंगानाथ झा ने यह बताया था कि ब्रह्म ऋषि देश था।
या ये कहें कि एमडिकल ने ये बताया था कि भी कश्मीर था। यानी अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार की बात बताई गई है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण जो थॉट आती है वो कौन सी आती है कि मैक्स मुलर नामक विद्वान के द्वारा ये बताया गया था कि ये कहां से आए थे, कि मध्य एशिया से आए थे। एक नाम आता है गाइल्स, और गाइल्स ने ये कहा था कि ये हंगरी से आए थे। एक नाम आता है पेनकाहट, और पेनकाहट ने ये बताया कि ये जर्मनी से आए थे। एक नाम आता है बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो है वो कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे, यानी आर्कटिक जो है वो ऐसे प्रदेश से आए थे। एक नाम आता है दयानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ये बताया कि ये लोग जो है वह तिब्बत से आए थे। एक नाम आता है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के अंदर ये बताया गया है कि अल्पस पर्वत के पूर्व में जो यूरेशिया है वहीं से कौन आए थे, आर्य आए थे। एक भारतीय विद्वान जिसका नाम था भगवती दास, और उसके द्वारा यह कहा गया कि आर्य जो है वह कहीं से भी नहीं आए थे, बल्कि कहां के थे, भारत के ही थे। कहां के थे, कि भारत के थे। और उनकी जो एक प्रकार से पुस्तक है उनका नाम है आर्यंस रिटर्न, उसके अंदर ही उन्होंने ये विद्वान ने अपना मत दिया था। थोड़ी बात और आगे पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत जो है और आगे हम क्या पढ़ते हैं कि बात पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में, या ये कहें कि ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में। ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में हम थोड़ी और बातें पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, मैंने आपको यह बताया था कि ऋग्वेद का जो है वह 10वां मंडल जो है वह सबसे बड़ा मंडल है। क्या बताया था, सबसे बड़ा मंडल है। और इसी मंडल के अंदर हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें मिलता है नदी सूक्त। क्या मिलता है, नदी सूक्त। याद रखना क्या मिलता है, नदी सूक्त मिलता है। अब जो है वो नदी सूक्त के संबंध में हम 3-4 बातें करेंगे। सबसे पहली बात तो यह कहा जाता है कि जो पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता है, कि जो पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता है, पूरी की पूरी जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता के अंदर हमें 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, 31 नदियों का। यानी यहां पर मैंने ऋग्वेद नाम नहीं लिखा है, यहां पर मैंने लिखा है वैदिक सभ्यता। यानी कहने का मतलब चाहे वो ऋग्वेद रहा हो, सामवेद रहा हो, चाहे यजुर्वेद रहा हो, चाहे अथर्ववेद रहा हो, लेकिन ये कहा जाता है कि ऋग्वेद के अंदर कहां पर है, ऋग्वेद के अंदर कहां पर है, ऋग्वेद के अंदर हमें जो है वह 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। जबकि जो नदी सूक्त है, इस नदी सूक्त के अंदर हमें बच्चों मात्र कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। अब इन्हीं नदियों के संबंध में मैं आपको 2-3 और छोटी छोटी बातें बताऊं। नंबर 1 बात यह आती है कि ऋग्वेद के अंदर सबसे पहली उल्लेखित नदी जो है वह कौन सी है, गंगा है। यानी सबसे पहली जो नदी जो है वह कौन सी है, किसका उल्लेख हुआ है, ध्यान रख लेना, गंगा का हुआ है। और अंतिम नदी है बच्चों, अंतिम नदी है गोमती नदी। कौन सी नदी है, गोमती नदी जो है अंतिम नदी है जिसका उल्लेख हुआ है। अब एक बात और करते हैं। एक बात यह आती है कि इसी ऋग्वेद के अंदर व्यास नदी को, कौन सी नदी को, व्यास नदी को जो है वह परिगणित नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिगणित नदी कहा जाता है। इनमें से कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो बार बार एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक सभ्यता की। ऋग्वेदिक सभ्यता के अंदर कौन सा वेद है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल आते हैं, 10। और जो है वो 10वें मंडल को क्या कहा जाता है कि नदी सूक्त कहा जाता है। अब ये कहा जाता है, हम जो बातें करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, नदियों के बारे में करेंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि वैदिक सभ्यता, जो पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता है, उसके अंदर हमें 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। जबकि यह कहा जाता है कि मात्र जो ऋग्वेद के अंदर हमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। जबकि ऋग्वेद के अंदर एक मंडल है 10वां मंडल, और उसे कहा गया है नदी सूक्त। और उसी नदी सूक्त के अंदर हमें कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। फिर हमने क्या बात पढ़ी, हमने एक बात और पढ़ने का प्रयास किया कि पहली उल्लेखित जो नदी है वह नदी कौन सी है, गंगा है। फिर हमने क्या पढ़ने का प्रयास किया कि अंतिम उल्लेखित नदी है वह कौन सी है, कि गोमती है। ध्यान रखना है कि व्यास नदी को क्या कहा गया है, परिगणित नदी कहा गया है।
अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा उल्लेखित, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जिस नदी का उल्लेख हुआ है वह नदी है बच्चों कौन सी, सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा हुआ है और इसी नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण नदी भी कहा जाता है। यानी सिंधु नदी को जो है वो क्या कहा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण नदी भी कहा जाता है और सबसे ज्यादा उल्लेख भी इसी नदी का हुआ है। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी आती है, ध्यान से सुनना, जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी आती है वह नदी आती है बच्चों सरस्वती नदी। कौन सी नदी आती है, सरस्वती नदी। ध्यान से सुन लेना, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता था, इसीलिए इसे अंबा तमे या ये कहें कि नदी तमे के नाम से जाना वो जाता था। सबसे पवित्र नदी, दूसरी महत्वपूर्ण नदी, या ये कहें कि नदी तमा या अंबे तमा शब्द का प्रयोग जो है वह इस नदी के लिए हुआ है। जबकि ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वह सिंधु नदी है और यह सबसे ज्यादा इसका उल्लेख था। व्यास को परिगणित नदी कहा गया है और गोमती सबसे अंतिम उल्लेखित नदी है और सबसे पहली उल्लेखित नदी है, यानी उस नदी का नाम था गंगा नदी। अब बच्चों ध्यान से सुनना, एक बात और आती है कि ऋग्वेद के अंदर जो नदियों के नाम मिलते हैं और जो वर्तमान के अंदर जो नदियां हैं उनके नामों में थोड़ा क्या है कि थोड़ा डिफरेंस है। यानी उनके लिए जो वर्तमान में जो नदी है और ऋग्वेद के अंदर जिनका नाम का उल्लेख हुआ है वो क्या है कि थोड़ी अलग अलग है। तो मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं। नंबर एक नाम आता है बच्चों, जैसे हम बात करते हैं, एक नाम आता है स्तुर्दी नदी। क्या नाम आता है बच्चों, स्तुर्दी नदी। क्या नाम आता है, स्तुर्दी नदी। और ये स्तुर्दी नदी नाम जो है वह कहां का है, ऋग्वेद के अंदर क्या बोला गया है, स्तुर्दी बोला गया है। लेकिन वर्तमान के अंदर, लेकिन जो है वह वर्तमान के अंदर स्तुर्दी नदी किस नदी को कहा जाता है, सतलज नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है, सतलज नदी को कहा जाता है। एक नाम और आता है बच्चों और उसका नाम आता है विपासा। क्या नाम आता है, विपासा। और विपासा नाम जो है वह व्यास नदी के लिए इस्तेमाल हुआ है। किस नदी के लिए इस्तेमाल हुआ है, व्यास नदी के लिए इस्तेमाल हुआ है। एक नाम और आता है बच्चों और वो नाम आता है आस्किन। क्या नाम आता है, आस्किन। आस्किन नाम जो है वह चिनाब नदी के लिए इस्तेमाल किया गया है। किस नदी के लिए इस्तेमाल किया गया है, चिनाब नदी के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक नाम और आता है बच्चों और एक नाम आता है वितस्ता नदी। कौन सी नदी, वितस्ता नदी। ध्यान से सुन लेना, वितस्ता नदी। और वितस्ता नदी कहा गया है बच्चों झेलम को। किसको कहा गया है कि झेलम नदी को वितस्ता कहा गया है। एक नाम और आता है बच्चों और नाम आता है पुरुषणी नदी। कौन सी नदी, पुरुषणी नदी। कौन सी नदी, पुरुषणी नदी। और पुरुषणी कहा गया है बच्चों रावी को। किसे कहा गया है, रावी को कहा गया है। और एक नाम आता है बच्चों सदानीरा नदी। कौन सी नदी, सदानीरा नदी। और सदानीरा का मतलब है कि गंडक नदी। कौन सी नदी, कि गंडक नदी। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। कोई सीधी सी बात पूछ लेगा कि वर्तमान जो है वो सतलज नदी को ऋग्वेद के अंदर किस नाम से जाना जाता था, तो आपको बताना है स्तुर्दी के नाम से जाना जाता था। कोई पूछ लेगा कि विपासा जो है वो शब्द जो है वह ऋग्वेद के अंदर इस्तेमाल हुआ है और ये वर्तमान में किस नदी के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो आपको बताना है व्यास। उसी प्रकार आस्किन किसे कहा गया है, चिनाब को कहा गया है। और ये कहें कि वितस्ता किसे कहा गया है, झेलम को कहा गया है। और तीसरा नाम आता है पुरुषणी, और पुरुषणी जो है वह रावी को कहा गया है। और सदानीरा जो है वह गंडक नदी को कहा गया है। किसे कहा गया है, सदानीरा, गंडक नदी को कहा गया है। ये एक प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर है, एक प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने का प्रयास किया। अब बच्चों तीन शब्द आते हैं। अब जो है वह तीन शब्द आते हैं, तीन शब्द, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब जो है वह तीन शब्द आते हैं। एक शब्द जो है यहां पर हमें मिलता है सप्त सेंधव प्रदेश। क्या मिलता है, सप्त सेंधव प्रदेश, सप्त सेंधव
प्रदेश। क्या नाम मिलता है? सप्तसेंधव प्रदेश। सप्तसेंधव प्रदेश का यहां पर तात्पर्य यह है बच्चों कि जो सिंधु नदी, कौन सी नदी? जो सिंधु नदी और सिंधु की जो सहायक नदियां थी, सिंधु थी और सिंधु की जो सहायक नदियां थी, इन नदियों के लिए जो है वह किस प्रदेश की चर्चा आई है? सप्तसेंधव प्रदेश की चर्चा आई है। किसकी चर्चा आई है? सप्तसेंधव प्रदेश की चर्चा आई है। एक नाम और आता है बच्चों और उसे कहा गया है ब्रह्मवर्त। क्या कहा गया है? क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त कहा गया है। और ब्रह्मवर्त जो है कहा जाता है कि सरस्वती नदी, कौन सी नदी? सरस्वती नदी और जो द्युषदत्ती नदी और जो है वो द्युषदत्ती नदी, कौन सी नदी? द्युषदत्ती नदी। द्युषदत्ती नदी यानी इसके जो ये बीच का क्षेत्र है, इस बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कि ब्रह्मवर्त के नाम से जब वो जाना जाता था। यानी सरस्वती नदी और द्युषदत्ती नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कि ब्रह्मवर्त के नाम से जाना वो जाता था। एक और शब्द आता है बच्चों और वह शब्द आता है आर्यवर्त। क्या शब्द आता है? आर्यवर्त। क्या शब्द आता है? आर्यवर्त। अब कहा जाता है आर्यवर्त, ये कहा जाता है कि ऊपर जो है वो हिमालय और नीचे विंध्याचल और इस तरफ के अंदर समुद्र और इस तरफ के अंदर समुद्र। यानी कहने का मतलब कि उत्तर की तरफ में हिमालय और जब वो दक्षिणी की तरफ में ऐसा विंध्याचल और पूर्व की तरफ में समुद्र और इस तरफ यानी पश्चिम की तरफ में भी समुद्र, इस बीच के क्षेत्र को जो क्या कहा जाता है? आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आर्यवर्त के नाम से जो वो जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आर्यवर्त के नाम से जाना वो जाता है। थोड़ी सी बात और करते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों कि ऋग्वेद यानी जो ऋग्वेद था, या ये कहें कि जो ऋग्वेदिक सभ्यता थी, इस ऋग्वेदिक सभ्यता के अंदर जो एक प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था थी, इस प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में थोड़ी हम बात करते हैं। किसके बारे में करते हैं? ध्यान से सुन लेना कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम बात वो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यानी ये कहा जाता है कि राजनीति की सबसे छोटी इकाई जो होती थी उसे क्या कहा जाता था बच्चों? उसे कुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ध्यान से सुन लेना, कुल कहा जाता था। राजनीति की सबसे छोटी इकाई जो होती थी यानी उसे कुल कहा जाता था। और कई कुल मिलकर के और ग्राम का निर्माण करते थे। कई जो है वो कुल मिलकर के और किसका निर्माण करते थे? कि एक प्रकार से ग्राम का निर्माण करते थे। और कई ग्राम मिलकर के और विश्व का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे? विश्व का निर्माण करते थे। और कई विश्व मिलकर के और जो है वह जन का निर्माण है वो करते थे। यानी कई जो है वह क्या है कि भी ग्राम मिलकर के विश्व का निर्माण करते थे और कई विश्व मिलकर के जो है वो जन का निर्माण वो करते थे। और ये राजनीति की सबसे छोटी इकाई है। यानी राजनीति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कि भी कुल है। एक नंबर बात ये आती है। हम इसका अध्ययन थोड़ा और आगे करेंगे, लेकिन कोई पूछ ले कि समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वह परिवार थी। और कई परिवार मिलकर के कुल बनते थे, कई कुल मिलकर के ग्राम बनते थे, कई ग्राम मिलकर के विश्व बनता था और कई विश्व मिलकर के जन का निर्माण है वो करते थे। लेकिन यहां पर हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? हम अध्ययन कर रहे हैं राजनीति का। तो यहां पर हमें यह बताना है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कि भी कुल थी। ध्यान से सुनना। अब यह कहा जाता है कि कुल का जो मुखिया होता था उसे कुलपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलपति कहा जाता था। ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहते थे। क्या कहते थे? कि ग्रामीणी कहते थे। और जो विश्व का मुखिया होता था उसे विश्वपति कहते थे। क्या कहते थे? विश्वपति कहते थे। और जो जन का मुखिया होता था उसे जो है वह
राजा या जनपति के नाम से जानते थे, राजा या जनपति के नाम से जानते थे। हम आगे पढ़ेंगे कि इससे छोटी इकाई एक और थी जिसका नाम था परिवार, और जब जिसका क्या नाम था, परिवार। और परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुल्लप कहते थे। क्या कहते थे? कि कुल्लप कहते थे। परिवार का मुखिया कुल्लप, जब कुल का मुखिया कुलपति, वो ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश्व का मुखिया विश्वपति और जन का मुखिया राजा या जनपति होता था।